क्लास 6 चैप्टर 3 यानी आखिरी चैप्टर है क्लास 6 का। हमारा देश भारत। इससे पहले बाकी का वीडियो हम डाल चुके हैं, उसे भी आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा और शॉर्ट्स भी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो भी हमें शॉर्ट्स में बनाना होता है, जैसे इंडिया का मैप में नदी को दर्शा दिए या बिहार के मैप में नदी को दर्शा दिए तो कौन कौन से जिले से लगती है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स हम शॉर्ट्स में डाला करते हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर बनाते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये रहा उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम रहा। यहाँ हिमालय है, ये उत्तर है, यहाँ हिमालय है, हिमालय। ये हिमालय हो गया उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर, ये दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर। इधर पूर्व में बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और इधर हो गया पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में और इधर अरब सागर हो गया, अरब। ये पश्चिम में हो गया, समझ गए। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तथा इनका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान और समान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नताएं हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। भारत में 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वर्तमान में पहले स्थान पर भारत है।
NCERT में तो दिया हुआ है चीन सबसे आगे है, लेकिन वर्तमान समय में भारत सबसे आगे है। बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक है और वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 और मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने? रूस में 11 मानक समय है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में आएगी? भारत उत्तर में है। बहुत बड़े देशांतर ये विस्तार पर लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतराल लगभग 2 है। चलिए ये रहा उत्तर से दक्षिण, ये रहा पूरब से पश्चिम, तो यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 8 डिग्री 4 और इधर हो जाएगा पूर्व में हो जाएगा 97 डिग्री 25 से 7, जबकि ये पश्चिम में हो जाएगा 68 डिग्री 7। ये हो गया अक्षांश व देशांतर भारत का। अगर हम इससे घंटे का होगा जैसे कि हाँ दूसरा आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में टोटल 2 घंटे का अंतर होता है भारत में। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट माइनस होता है और पूरब की ओर जाने पर 4 मिनट का मतलब ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व की अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटा, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं, गुजरात से 2 घंटा पहले उगता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक समय कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लगता है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक और नीचे बताते हैं। देखिए 7 देश कौन कौन से भारत से लगते हैं। पहला पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और इधर हो जाएगा बांग्लादेश।
और इधर हो गया बंगाल पूरब में हो गया बंगाल की खाड़ी, या पश्चिम में हो गया अरब सागर। इससे मिले देखिए पाकिस्तान से कौन कौन सब भारत के राज्य लगते हैं? पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान से केवल लद्दाख, चीन से हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये सब जाते हैं ये चीन से मिलते हैं। उसके बाद नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं? उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है। अब इसकी बाद म्यांमार से कौन कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद बांग्लादेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, और इधर असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, और मिजोरम लगता है। सबसे छोटा 108 किलोमीटर अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, 40 किलोमीटर बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। देखिए अरब सागर के तरफ कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं? गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, कर्नाटक लगता है, गोवा लगता है, और उसके बाद केरल लगता है। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से राज्य लगते हैं? तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मतलब 5, 4, 9 गो। कर्क रेखा के देखिए कर्क रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड। झारखंड के पहला ऐसा मतलब राज्य है जिससे राजधानी से होकर गुजरता है। जैसे कर्क रेखा झारखंड के रांची से गुजरता है। पश्चिम बंगाल, उसका त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया। चलिए यहाँ नदियाँ और इनमें से कौन से देश है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक मतलब पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एनसीईआरटी है, इसीलिए हम कुछ फैक्ट अलग से बता दे रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड के बुक में हमने पढ़ा था। ये थोड़ा आगे पढ़ाने के बाद हम बताते हैं। में बटा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां भिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं से बट जाता है। इसके उत्तर में स्थित
उत्तर में बृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किसको? बृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या अरुणाचल प्रदेश हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। श्रृंखला हिमालय के दक्षिण में स्थित भारत के उत्तरी मैदान स्थित ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बनता है, जो खाद वाद लाते हैं उसी से। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ पैदा करता है, मतलब यहाँ फसलें अच्छी होती हैं। कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जहाँ खेती वेती अच्छा बढ़िया होगा और रहने के लायक पर्यावरण होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे ही, जाहिर सी बात है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब पेड़ पौधे यहाँ कम उगते हैं। जहाँ पर पानी ही नहीं रहेगा, वहाँ पेड़ पौधे तो ऐसे ही कम उगेंगे और वहाँ लोग भी निवास कम करेंगे। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। इसके पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी बहती है। अरब सागर में केवल नर्मदा और तापी ही ऐसी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल को निक्षेप करती है, मतलब गिराती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम तट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी तट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक सामान्य रूप में है, जबकि पूर्वी घाट में बीच में पश्चिमी घाट का विस्तार एक सामान्य रूप में है, जबकि पूर्वी घाट में बीच बीच में टूटा हुआ है। असामान्य इन पठारों में खनिज मिलता है। लोह अयस्क, मतलब लोह अयस्क लोहा को बोलते हैं, प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। खादर, सॉरी, यहाँ पर पहले इसे देख लेते हैं। जलोढ़, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। उसे नदी जलोढ़ कहते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं सरिता, जो कि मुख्य नदी में से किसी भी तरह के आकार मिलती है, किसी भी तरह से आकर इसकी मिलती है और सहायता करता था अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, ऐसे। डेल्टा स्थल वह भाग है जो कि त्रिभुज के मुहाने पर बनता है।
जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है तथा उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। दिखाएंगे नदी का मुहाना कैसा होता है। ऐसे 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 बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है। यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार की नामों की सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम। परवाल, ये इधर नहीं पाया जाता है। परवाल जो समुद्र किनारे होता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े जीव, जो छोटे छोटे जीव आते हैं और वहीं पर वो मर जाते हैं। उन्हीं का जो कंकाल बचता है वो वही परवाल बन जाता है। ये समुद्री तटीय ये इलाकों में मिलता है। देखिए, परवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल है जिसे पॉलिश कहा जाता है। यह जीवित पॉलित मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। यह अन्य पॉलिट की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। परवाल द्वीपों को दिखाया गया है। देखिए, जैसे एक यहाँ पर छोटा एक जीव आया, यहाँ पर ये मर गया, फिर वापस उधर से जो जीव आएगा यहीं पर आकर वो भी मर जाएगा। तो इसी प्रकार ये परवाल द्वीप का जो इसको पॉलिट बोलते हैं, ये इसीलिए ऊंचा होते जा रहा है। छोटे छोटे जीव है जो वहाँ पर मर जाते हैं, उनके कंकाल जो बच जाते हैं उसी को परवाल द्वीप बोलते हैं। चलिए, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी के अलावा बाकी सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और लूनी नदी राजस्थान में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने का सुंदरवन डेल्टा है। एक सवेरे सुनामी के बारे में एक बच्ची ने बताया। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दावनी के अपना प्रलयंकाली कहर दाया। समुद्र में उठा आलोड़न मीलों दूर फैल आया। प्रकृति में विनाश ने मानव को अपने ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया, भागे बचने अपने प्राण। हिंद महासागर सा रक्षक अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, उस करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिष्ठित सहायक में पीड़ित के, यह दिखाने सागर को कि हम वे हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरण चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने बनाया ये सुनामी के बारे में। देखिए, भारत में
दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे नोट करना है। लक्षद्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी के कारण प्रभावित हुआ था? अंडमान निकोबार जल में डूब गया था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारत तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका चुनौतियों का सामना किया। सुनामी एक प्रबल सागरीय तरंग है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। हम लोगों ने क्लास 6 को भी कंप्लीट किया। इसके बाद बेसिक्स का अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 6 ही अभी कंप्लीट करवाएंगे SST का पूरा। चलिए, थैंक यू, बाय। लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।